चंदनपुर गांव में वीर नाम का एक लोहार अपने 10 वर्षीय पुत्र अर्जुन के साथ रहा करता था। एक दिन सुबह के समय वीर लोहे के काम में पीटने का काम कर रहा था कि तभी उसकी पड़ोसन बुजुर्ग गंगा ताई वहां आ पहुंची। वीर, कभी कभी तुझे देखकर बड़ी दया आती है। तेरी पत्नी 9 वर्ष पहले तुझे छोड़कर चली गई। तब से इकलौते पुत्र अर्जुन की जिम्मेदारी तेरे ऊपर आ गई। जब मेरी पत्नी मुझे छोड़कर गई थी ना, तो गंगा ताई, मैं तो ये सोचता था कि मैं कैसे सब कुछ अकेले कर पाऊंगा। लेकिन कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान होता है, बड़े बड़े जख्म भर देता है। तो फिर दूसरा विवाह क्यों नहीं कर लेता? गंगा ताई, मैं अपनी पत्नी की जगह किसी दूसरी स्त्री को नहीं दे सकता। मैं उसके अलावा किसी और स्त्री की कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन तू तो अभी कुछ देर पहले कह रहा था कि समय बड़ा बलवान होता है, बड़े बड़े जख्मों को भर देता है। तो इसका मतलब तू अभी भी अपनी पत्नी की मौत को नहीं भूल पाया। ताई, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते। मैं दूसरा विवाह करके अपने पुत्र के लिए सौतेली मां नहीं लाना चाहता। अब मैं ही उसका बाप और मैं ही उसकी मां हूं। गंगा ताई कुछ देर वीर को देखती रही और फिर वहां से चली गई। शाम को वीर घर पर आया। तभी उसका 10 वर्षीय पुत्र अर्जुन उससे बोला, पिताजी पिताजी, घर में लकड़ियां खत्म हो गई हैं। अरे बेटा, इतनी लकड़ियां तो हैं कि आज का भोजन बन सकता है। कल सुबह जंगल जाकर सबसे पहले लकड़ियां काट कर ले आऊंगा, ठीक है? इतना कहकर वीर खाना बनाने लगा। अगले दिन वीर अपने मित्र शंकर लोहार के घर चला गया। शंकर भी अपनी 9 वर्षीय पुत्री राधा के साथ अकेला रहता था। उसकी पत्नी राधा को जन्म देते ही संसार को अलविदा कह गई। अरे वाह वीर, क्या बात है, सुबह सुबह मेरे घर पर। क्यों भाई, सब कुछ ठीक तो है? हाँ, घर में बस लकड़ियां खत्म हो गई। हम दोनों एक साथ ही जंगल चलकर लकड़ियां काट कर लाते हैं, क्या कहते हो? तो बिल्कुल सही समय पर आया। मेरे घर में भी लकड़ियां खत्म हो गई हैं। मैं सोच ही रहा था जंगल जाने के लिए। रुक जा, कुल्हाड़ी लेकर आता हूँ। दोनों अपनी अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। वहां जाकर वो अलग अलग वृक्ष की ओर जाकर लकड़ियां काटने लगे। अचानक वीर की चीखने की आवाज शंकर के कानों में पड़ी। शंकर दौड़ता हुआ वीर के पास आया। वीर जमीन पर पड़ा था। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। वीर, वीर क्या हुआ तुझे? अभी कुछ देर पहले तो तू बिल्कुल ठीक था। क्या हो गया तुझे? वीर, कुछ बोल क्यों नहीं रहा? वीर वीर ने सामने इशारा किया। शंकर ने देखा कि एक काल सर्प तेजी से झाड़ियों के अंदर जा रहा था। मैं लकड़ियां काट रहा था, तभी अचानक ये सर्प आया और उसने मुझे डस लिया। लगता है कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा। नहीं 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 वीर, ऐसा मत कह। तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मैं तेरे पुत्र को क्या जवाब दूंगा? अर्जुन को क्या बोलूंगा? वो मुझसे पूछेगा कि उसके पिता मेरे साथ गए थे तो साथ वापस क्यों नहीं आए। मैं क्या बोलूंगा? लगता है मेरे भाग्य में यही लिखा था मेरे मित्र। मेरे जाने के बाद मेरे पुत्र का ख्याल रखना। बेचारा 1 साल का था जब उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। बेचारा 1 साल का था जब उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। अब मैं भी जा रहा हूँ। उसे कभी अनाथ मत महसूस होने देना। इतना कहकर वीर ने दम तोड़ दिया। शंकर फूट फूट कर रोने लगा। कुछ देर बाद शंकर वीर के शव को कंधे पर लादकर गांव ले आया।
वीर की मौत को देखकर गांव में हाहाकार मच गया। कुछ देर बाद गांव वालों ने वीर का अंतिम संस्कार कर दिया। अर्जुन फूट फूट कर अपने घर पर रो रहा था कि तभी वहां शंकर आ पहुंचा। चुप हो जा मेरे बच्चे, चुप हो जा अर्जुन, चुप हो जा, चुप हो जा। तेरे पिता को मैंने वचन दिया है कि मैं तुझे कभी अनाथ महसूस नहीं होने दूंगा। ठीक है मेरे बच्चे, आज से तू मेरे साथ रहेगा। चल मेरे घर चल, आजा 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 आजा। इतना कहकर शंकर ने अर्जुन को अपनी घर ले आया। समय इसी तरह बीतता रहा। कुछ दिन बाद अर्जुन आकाश की ओर देखकर अपने पिता को याद करते हुए रो रहा था। तभी वहां शंकर की पुत्री राधा आ गई। तुम क्यों रो रहे हो? हाँ, अपने अपने पिता की याद आ रही है राधा, मेरे पिताजी। मेरे पिता कहते हैं जो इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं वो आकाश में तारा बन जाते हैं। तुम्हारे पिता भी एक तारा बन गए होंगे। राधा की मासूमियत भरी बातें सुनकर अर्जुन का दुख कुछ कम हो गया। समय ऐसे ही गुजरता रहा। कुछ दिन बाद शंकर ने अर्जुन से कहा, अर्जुन बेटा, आज से तुम मेरे काम काज में हाथ बटाना। तुम्हारे पिताजी चाहते थे कि तुम बड़े होकर एक निपुण और कुशल लोहार बनो। अब देखो बेटा, वो तो रहे नहीं, परंतु तुम्हें कुशल लोहार बनाना मेरी जिम्मेदारी है ना बेटा? उस दिन से अर्जुन शंकर के साथ लोहार का काम सीखने लगा। कुछ ही वर्षों में अर्जुन इतना निपुण हो गया कि उसकी बनाई हुई तलवारें अन्य लोहारों की तुलना में बहुत ही सुंदर और मजबूत बनती थीं। समय यूं ही बीतता रहा। एक दिन शंकर घर से बाहर गया हुआ था। अर्जुन एक तलवार पर हथौड़ी से जोर जोर से वार कर रहा था कि तभी वहां राधा आ गई। अब इस तलवार को ही पीटते रहोगे या फिर पेट पूजा भी करोगे? राधा, तुम्हें हमेशा ही मेरे खाने की फिक्र रहती है। लेकिन तुम ये भी अच्छी तरह से जानती हो कि जब तक मैं अपना काम पूरा नहीं कर लेता, मैं रोटी का एक निवाला तक खाना पसंद नहीं करता। बस बस, बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारे लिए गरम गरम रोटियां बना रही हूँ। पहले जाकर खाना खा लो, उसके बाद इस तलवार की मरम्मत करते रहना। इतना कहकर राधा अंदर चली गई। अर्जुन चुपचाप चूल्हे के पास जाकर बैठ गया। राधा गरम गरम रोटियां बनाने लगी और अर्जुन खाने लगा। देखो ऐसा है राधा कि तुम मेरी ना इतनी चिंता मत किया करो। अब क्या है कि जब तुम्हारी शादी वादी हो जाएगी, तब तुम्हारा पति होगा तो तुम उसको खिलाओगी ना। अभी मुझे गर्मा गर्म खिलाओगी तो मेरी आदत बिगड़ जाएगी। फिर मैं क्या करूंगा, बताओ बताओ। ये सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ गए। तुम अच्छी तरह जानते हो अर्जुन कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। अरे 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 राधा, इसमें आंसू बहाने वाली क्या बात है। देखो राधा, मैं जानता हूं कि बचपन से ही तुम मन ही मन मुझसे प्रेम करती हो, पर तुम ये क्यों नहीं समझती राधा कि तुम्हारे पिता का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। तुम चिंता क्यों करते हो? मैं पिताजी से खुद बात करूंगी। मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। अर्जुन चुपचाप वहां से उठकर चला गया और तलवार की मरम्मत करने लगा। वो गहरी सोच में डूब गया। दूसरी ओर शंकर घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे गांव का साहूकार चौधरी मिल गया। ये शंकर से बात करनी पड़ेगी। शंकर, अरे भाई, मैं तुम्हारे घर ही आ रहा था। अच्छा हुआ जो तुम मुझे यहीं मिल गए। हाँ बताइए साहूकार जी, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? क्या बात है? अरे वही तो, गलती तो हुई है और बहुत बड़ी गलती हुई है तुमसे। क्या? कैसी गलती साहूकार जी?
यही कि तुम एक पुत्री के पिता हो, और वो भी इतनी सुंदर पुत्री के पिता जिसकी सुंदरता की चर्चा आसपास के गांव में होती है। अब देखो, दरअसल बात यह है कि मेरे पुत्र अशोक को तुम्हारी पुत्री से प्रेम हो गया है, तो मैं चाहता हूं कि अब तुम्हारी पुत्री का विवाह मेरे बेटे अशोक के साथ हो जाए। अब हमने पसंद कर लिया है, तो बस बात खत्म, चट मंगनी और पट ब्याह कर देते हैं। ये सुनकर शंकर लोहार खुश हो गया। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बेटी इतनी भाग्यशाली है। ठीक है, मेरी तरफ से रिश्ते के लिए हाँ है, हाँ है। मुझे भी तुमसे यही उम्मीद थी। चलो अब तुम विवाह की तैयारी करो। अगले महीने तुम्हारी पुत्री राधा का विवाह मेरे पुत्र अशोक के साथ धूमधाम से कर दिया जाएगा। इतना कहकर साहूकार चौधरी वहां से चला गया। शंकर खुश होकर अपने घर पहुंचा। शंकर ने घर आकर अपनी पुत्री राधा को सब कुछ बताया। राधा, तुझे पता है साहूकार चौधरी अपने बेटे अशोक का रिश्ता लेकर आए थे तेरे लिए। उन्होंने तुझे पसंद किया है। ये एक बहुत बड़ा रिश्ता है। सोच तू कितनी भाग्यशाली है। हाँ। ये सुनकर राधा चौंक गई और नजरें झुका ली। पिताजी, मैं अशोक से विवाह नहीं कर सकती। क्या? ये कैसी बातें कर रही है राधा? इतना अच्छा रिश्ता फिर कभी नहीं मिलेगा। सोच समझ कर बोल। नहीं पिताजी, स्त्री उसी के साथ सुखी रहती है जिससे वो प्रेम करती है। हाँ, तो फिर तू सच सच बता, तू अपने मन के अंदर किस पुरुष को छुपा कर बैठी हुई है? बता, तू किससे प्रेम करती है? बता मुझे। राधा कुछ देर चुप रही। अर्जुन से। ये सुनकर शंकर चौंक गया। उसने तुरंत अर्जुन को बुलाया। तो ये चल रहा है मेरे पीठ पीछे। बताओ, तुम मुझे सच सच बताओ, क्या तुम भी राधा से प्रेम करते हो अर्जुन? झूठ मत बोलना, सच सच बताना। देखिए, मतलब राधा मुझसे प्रेम करती है और मैं भी राधा से प्रेम करता हूँ, परंतु मैंने राधा को हमेशा समझाया है कि मेरा उससे विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे ऊपर आपके बहुत ज्यादा एहसान है। तो मैं क्या। अरे हे भगवान, हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया भगवान, क्या हो गया प्रभु? अरे मूर्ख लड़की, ये बता, जब तुझे अर्जुन पसंद था तो तूने मुझे पहले कभी बताया क्यों नहीं? और तुम ये क्यों समझते हो कि मैंने तुम्हें पाल पोस कर तुम्हारे ऊपर कोई एहसान कर दिया है? अरे बड़े ही, क्या बोलूं तुमको अब मैं। अरे भाई, तुम मेरे मित्र के पुत्र हो, तुम्हारी परवरिश करना मेरी जिम्मेदारी है, ये कोई एहसान नहीं है। वैसे भी गलती मेरी ही है जो मैं तुम दोनों के प्रेम को समझ नहीं सका। क्या कहूं अब मैं। अगले दिन शंकर साहूकार की हवेली पहुंचा। आओ 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 शंकर, आओ आओ, और बताओ क्या हालचाल है? साहूकार जी, हालचाल तो सब बढ़िया है। दरअसल बात यह है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके पुत्र अशोक के साथ नहीं कर सकता हूं। क्या? तभी अशोक वहां पहुंचा। क्यों नहीं कर सकते? मुझ में ऐसी क्या बुराई है? नहीं अशोक, देखो, तुम में कोई बुराई नहीं है। दरअसल बात यह है कि मतलब मुझे कल रात ही पता चला कि मेरी पुत्री राधा अर्जुन से विवाह करना चाहती है। अब वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और मैं उनके प्रेम में आड़े नहीं आना चाहता। तो मतलब वही। ओ, गलती मेरी ही थी जो मैं एक 2 कौड़ी के लोहार के घर की लड़की का रिश्ता करने चला गया। दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से, निकल जा इसी वक्त, निकल। शंकर लोहार मायूस और अपमानित होकर वहां से चला गया।
ओ पिताजी पिताजी पिताजी, ये तो बड़े अपमान की बात है। मैंने गांव में सबको ये कह के रखा है कि मेरा विवाह राधा से होगा, वो भी अगले महीने। अब गांव वालों को पता लगेगा तो सबके सब तो मेरा मजाक उड़ाएंगे ना। ये क्या हो गया पिताजी? अरे गलती तुम्हारी ही तो है। तुम्हें एक गरीब लोहार की बेटी से प्रेम ही नहीं करना चाहिए था। अगर प्रेम करते तो अपनी बराबरी की किसी लड़की से करते ना। पता नहीं कहां मुंह मारने चल दिए। कुछ समय बीता और कुछ दिन बाद शंकर लोहार ने अपनी पुत्री राधा और अर्जुन का विवाह कर दिया। विवाह के बाद राधा और अर्जुन सुखी जीवन बिताने लगे, मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन शंकर बुरी तरह बीमार पड़ गया। उसने अर्जुन और राधा को अपने पास बुलाया। देखो अर्जुन, लगता है कि यह बीमारी मेरे शरीर में घर कर गई है। बेटा, मुझे नहीं लगता कि अब मैं कभी स्वस्थ हो पाऊंगा। मेरे जाने के बाद मेरी पुत्री का ख्याल रखना, ठीक वैसे ही जैसे मैंने तुम्हारा ख्याल रखा था। कुछ दिन बाद शंकर ने संसार को अलविदा कह दिया। अर्जुन और राधा ने आंखों में आंसू भरकर अंतिम संस्कार किया। समय बीतता गया। कुछ दिन बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए और गांव में भूखमरी का माहौल बन गया। गांव वालों, हमारे खेत और तालाब सब सूख चुके हैं। गांव में अनाज बिल्कुल खत्म हो चुका है। अगर कोई हमारी अब मदद कर सकता है तो वो है केवल साहूकार चौधरी, क्योंकि उन्हीं के गोदाम अनाज से भरे हुए हैं। हम सब साहूकार चौधरी से मिलकर सहायता मांगने के लिए जाएंगे, ठीक है? चौपाल में अर्जुन भी मौजूद था। वो भी गांव वालों के साथ साहूकार चौधरी की हवेली पहुंचा। साहूकार जी, आपसे कुछ छुपा नहीं है। गांव में भयंकर सूखा पड़ा है, अनाज बिल्कुल नहीं बचा। कैसे भी करके हमारी मदद कीजिए। तभी अशोक वहां पहुंचा। गांव वालों, तुम्हारी मदद करना ये तो मेरा कर्तव्य है। तो ठीक है, जब तक सूखा खत्म नहीं हो जाता तुम सबको अनाज दिया जाएगा। गांव वाले खुशी से झूम उठे। अरे अशोक, तू पागल हो गया है क्या? नहीं पिताजी, पागल नहीं हुआ, बल्कि बदला लेने का समय आ गया है। अब आप देखो मैं क्या करता हूँ। अशोक अर्जुन से बोला। अच्छा हाँ, तो देखो भाई, गांव वालों को तो मैं मुफ्त में अनाज दे दूंगा, लेकिन तुम्हें अनाज मुफ्त में नहीं मिलेगा। तुम्हें धन देना पड़ेगा, समझे? क्या? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? गांव में भयंकर सूखा पड़ा है, इसी वजह से मेरा काम धंधा भी नहीं चल रहा। मैं आपको धन कहां से लाकर दूंगा? ये तो तुम्हारी समस्या है कि तुम धन कहां से लेकर आओगे, मैं क्या जानूं। अच्छा ठीक है, चलो मुंह मत लटकाओ। जब सूखा खत्म हो जाएगा तो जितना बनता है धीरे धीरे करके चुका देना, ठीक है? अर्जुन राजी हो गया और अशोक ने उसे अनाज दे दिया। समय बीतता गया। साहूकार का पुत्र अशोक रोज गांव में अनाज बांटता और नियमित रूप से अर्जुन भी उससे अनाज लेता रहा। एक दिन साहूकार चौधरी अपने पुत्र अशोक के साथ अचानक अर्जुन के घर आया। तो अर्जुन, अर्जुन, भाई, तुमने अब तक मुझसे जितना भी अनाज लिया है उसका पूरा पूरा मुझे धन चाहिए। लाओ, निकालो। अरे लेकिन साहूकार जी, आपके पुत्र अशोक ने तो कहा था कि जब मेरा काम धंधा चल जाएगा तब मैं धीरे धीरे करके धन चुका दूंगा। आप तो एक साथ पूरा मांग रहे हैं। देखो भाई, अब मेरा फैसला बदल गया है। या तो अपना धन दो
या फिर चुपचाप अपने घर को खाली करके यहाँ से गांव से दफा हो जाओ। फैसला तुम कर लो भैया, क्या करना है। राधा की आंखों में आंसू आ गए। ये तो सरासर अन्याय है, अन्याय। और मैं चुप नहीं बैठूंगा साहूकार। देखो तुम अब मैं क्या करता हूँ। ओह, क्या कर लेगा रे तू, हैं? अगर हमारी शिकायत गांव के किसी व्यक्ति से करना चाहते हो तो ये भी शौक से कर लो, कुछ नहीं होने वाला, समझे? बात करता है। अर्जुन क्रोधित होकर घर से बाहर निकला। इत्तेफाक से बाहर ही उसे मुखिया मिल गया। अर्जुन ने पूरी घटना मुखिया को बताई। अर्जुन अर्जुन अर्जुन, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता और गांव में कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। साहूकार चौधरी और उसके पुत्र ये पूरे गांव की दिल खोलकर मदद कर रहे हैं, इसीलिए सभी लोग उसी का पक्ष लेंगे, कोई तुम्हारी तरफ नहीं आएगा। अर्जुन निराश होकर घर लौटा। आइए आइए, क्या हाल चाल है आपके? ओहो, चेहरा लटका हुआ है, लगता है राजा बाबू अर्जुन की किसी ने मदद नहीं की। मैंने तो कहा था कोई नहीं करेगा, क्योंकि सब जानते हैं कि हमसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। और सुन रे, इससे पहले कि मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को धक्के मारकर इस घर से बाहर निकालूं, तुम खुद ही निकल जाओ ना भाई। क्यों मेरे से इतना काम करवाते हो? चलो गांव से दफा हो जाओ। अरे देख क्या रहे हो, दफा हो जा, नहीं तो मार मार के भगाऊंगा तुझे। निकल यहाँ से, निकल। अर्जुन अपनी पत्नी राधा के साथ घर से बाहर निकल गया। दोनों पति पत्नी जंगल से होते हुए दूसरे राज्य की ओर चल पड़े। चलते चलते उनके पास का सारा सामान खत्म हो गया। थके हारे वो दोनों केशव नगर राज्य पहुंचे। अब हम क्या करेंगे? अरे रो मत, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ देखता हूँ। रुको। तभी अर्जुन की नजर एक सराय पर पड़ी और वो अपनी पत्नी राधा को लेकर भीतर चला गया। सराय में एक बूढ़ी औरत बैठी थी। कौन हो तुम? नमस्ते, मैं एक यात्री हूँ अम्मा। मेरे गांव में सूखा पड़ गया था, उसी वजह से भटकते भटकते इस राज्य तक आ पहुंचा हूँ। मुझे सर छुपाने के लिए जगह चाहिए। ये केशव नगर राज्य है, यहाँ मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। ये मेरी ही सराय है, अगर यहाँ ठहरना है तो धन देना पड़ेगा। परंतु मैं एक लोहार हूँ, आप मुझे और मेरी पत्नी को यहाँ ठहरने की जगह दे दीजिए। मैं यहीं अपनी लोहारगिरी का काम शुरू कर दूंगा और उसके बाद आपका धन चुका दूंगा। ठीक है, अपनी पत्नी को ले आओ। आज से तुम दोनों सराय में रह सकते हो। मैं तुम्हें कुछ औजार दिलवा दूंगी। कल से ही सराय के बाहर बाजार में अपना काम शुरू कर देना। अर्जुन और राधा सराय में रहने लगे। कुछ दिनों बाद बूढ़ी औरत ने अर्जुन को औजार दिलवाए और उसने बाजार में लोहारगिरी शुरू कर दी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन बूढ़ी औरत जोर जोर से रोने लगी। अरे क्या हो गया अम्मा? आप रो क्यों रही हैं? क्या बात है? अब क्या बताऊं, मेरा एक पुत्र था जो व्यापार के सिलसिले में दूसरे राज्य गया था, अभी तक वापस नहीं आया। अभी कुछ देर पहले यात्रियों का काफिला आया था, उसमें से एक यात्री ने बताया कि मेरे पुत्र को उसने कनिष्क के जंगल की ओर जाते हुए देखा है। कनिष्क जंगल से आज तक कोई वापस नहीं आया। अब मेरा पुत्र भी कभी नहीं लौटेगा। पता नहीं वो वहां क्यों गया। तो फिर आप इस राज्य के राजा से मदद क्यों नहीं मांगती हैं? मैं राजा के पास गई थी, पर उन्होंने मदद से साफ इनकार कर दिया। सैनिक भी कनिष्क जंगल जाने से डरते हैं। ओह, चिंता मत कीजिए, आपने समय पर मेरी मदद की थी, अब मैं आपकी मदद करूंगा। मुझे अपने पुत्र का नाम बताइए।
मेरे पुत्र का नाम आदित्य है। वो तुम्हारी ही कद काठी का है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, आप निश्चिंत रहिए। जब मैं लौट कर आऊंगा तो अब मैं आपके पुत्र को साथ लेकर ही लौटूंगा, लेकिन कृपया करके तब तक मेरी पत्नी का ख्याल रखिएगा। उसकी बिल्कुल चिंता मत करो। मैं तुम्हारी पत्नी का ख्याल अपनी बेटी की तरह रखूंगी। अर्जुन अपनी पत्नी के पास गया और सारी घटना बताई। उस बूढ़ी औरत ने हमारी बहुत मदद की है, आपको उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। अर्जुन मुस्कुराया और चुपचाप जंगल की ओर निकल गया। बहुत दूर घने जंगल में चलने के बाद अर्जुन को एक लकड़हारा नजर आया। भाई साहब, ये कनिष्का जंगल का रास्ता कौन सा है? क्या? अरे भाई, वहां क्यों जा रहे हो? उस जंगल में आज तक जो कोई भी गया है वापस लौट कर नहीं आया। वहां पर बड़े बड़े जंगली और खूंखार जानवर रहते हैं, वहां मत जाओ। देखिए भाई साहब, आप बस मुझे पता बता दीजिए। गजब आदमी हो भाई। ठीक है, अब अगर तुम मरना ही चाहते हो तो जाओ, यहाँ से दाहिनी दिशा की ओर चले जाओ। 2 कोस चलने के बाद जंगल का रास्ता प्रारंभ हो जाएगा, जाओ। अर्जुन दाहिनी दिशा की ओर चल पड़ा। बहुत दूर चलने के बाद अर्जुन को घना कोहरा नजर आने लगा। अर्जुन आदित्य को आवाज लगाने लगा। अगले ही पल एक शेर बड़ी ही फुर्ती से आया और अर्जुन पर हमला कर दिया। हमला इतना तेज था कि अर्जुन को सब कुछ घूमता हुआ नजर आया और वो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को एक झोपड़ी में देखा जहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी। हाँ, मैं यहाँ पर कैसे आ गया? मैं तुम्हारे ऊपर खतरनाक शेर ने हमला किया था। ये तो इत्तेफाक था कि मैं आ गई, वरना तुम उसके पेट में होते। तुम यहाँ पर क्या करने आए थे? अर्जुन ने बूढ़ी औरत को सारी घटना बताई। मैं इस जंगल में अकेली रहती हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मैं यहाँ जड़ी बूटियां काटकर राज्य में बेच देती हूँ। अर्जुन जैसे ही उठा अचानक गिर पड़ा। उठो मत, तुम्हारे घाव भरने में समय लगेगा। अर्जुन चुपचाप अपनी आंखें बंद कर अपनी पत्नी को याद करने लगा। उधर दूसरी ओर काफी दिन बीत जाने के बाद जब अर्जुन वापस नहीं आया, बूढ़ी औरत अपने आप से बोली, लगता है वो मर गया। अब मेरा काम आसान हो जाएगा। तभी वहां पर एक व्यक्ति आया जो कि व्यापारी था। तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? क्या बात है? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कुछ जानते ही नहीं। न जाने कितनी लड़कियां तुम्हें दे चुकी हूँ। एक ऐसी ही सुंदर लड़की मेरे पास आई है। उसका पति अब इस दुनिया में नहीं है। मैं उसे बेचने के लिए तुमसे पूरे 100 सोने के सिक्के लूंगी। ओ, तो देखो, पहले मैं उस लड़की को देखूंगा, उसके बाद फैसला करूंगा। दिखाओ उसको। बूढ़ी औरत ने राधा की ओर इशारा किया। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। ये तो बड़ी ही सुंदर है। अगर मैं इसे राजमहल में बेचूंगा, हाय हाय हाय, फिर तो मैं बहुत सारा मुनाफा कमाऊंगा। अच्छा ये बताओ, ये मेरे साथ जाएगी कैसे? हमेशा की तरह मैं इसे बेहोशी की जड़ी बूटी सुंघा दूंगी और जब इसकी आंख खोलेगी तो ये स्वयं को जंगल में पाएगी। फिर तुम खुद जानते हो तुम्हें आगे क्या करना है। व्यापारी खुश हो गया। ठीक है, मैं रात में बग्घी लेकर आऊंगा, तब तक तुम इसे बेहोश कर देना। इतना कहकर व्यापारी वहां से चला गया। बूढ़ी औरत चुपके से राधा के पास आई और उसे जड़ी बूटी सुंघा दी। राधा बेहोश हो गई। रात के समय व्यापारी आया और राधा को बेहोश देखा। उसने राधा को उठाकर अपनी बग्गी में रखा और जंगल की ओर निकल पड़ा।
रास्ते में अचानक राधा की आंख खुल गई और वो चिल्लाने लगी। चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। उस बूढ़ी औरत ने तुम्हें मेरे हवाले कर दिया है। मैं तुम्हें राजमहल ले जा रहा हूँ। वो बूढ़ी औरत न जाने कितनी स्त्रियों को मुझे बेच चुकी है। एक बात अच्छे से याद रखना, अगर तुमने अपना मुंह खोला तो वो तेरे जीवन का आखिरी दिन होगा, समझी? राधा डर गई। व्यापारी राधा को सीधे राजा विक्रम के महल ले आया। महाराज की जय हो, जय हो। महाराज, ये मेरे गांव की एक बहुत ही गरीब लड़की है, क्या आप इसे खरीदेंगे? राजा विक्रम ने राधा को देखा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राधा है। ओ, तुम हो तो बड़ी सुंदर। ये बताओ, क्या तुम सारे काम जानती हो? हाँ महाराज, विक्रम ने व्यापारी से कहा। क्यों व्यापारी, बताओ तुम्हें कितना धन चाहिए? महाराज, 100 सोने की मुद्राएं बस। राजा विक्रम ने एक पोटली व्यापारी को दी और कहा, ये लो, जा सकते हो तुम, जाओ। इतना बोलकर राजा विक्रम ने एक सैनिक को इशारा किया। राजकुमार को बहुत समय से एक दासी की आवश्यकता थी। उनके कक्ष में साफ सफाई के लिए इसे लगा दो, ले जाओ। इतना कहकर राजा विक्रम ने राधा से कहा, और हाँ, मेहनत से काम करना, तुम्हें इनाम भी दिया जाएगा। समय ऐसे ही बीतने लगा। राधा ने इसे अपनी नियति मान लिया और अब वो राजकुमार के कमरे की साफ सफाई करने लगी। इधर दूसरी ओर केशव नगर राज्य में युद्ध के बादल छा गए। राजा विक्रम अपने पुत्र राजकुमार के साथ युद्ध की परिस्थितियों को जानने में व्यस्त हो गया। उधर दूसरी ओर अर्जुन अफसोस में जी रहा था। एक दिन उसने बूढ़ी औरत से कहा, हाँ देखिए, अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। मुझे अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही है। हाँ, अब तुम जा सकते हो। अर्जुन केशव नगर राज्य वापस आया। अर्जुन को जीवित देखकर बूढ़ी औरत बुरी तरह चौंक गई और अपने मन में बोली, हे भगवान, मैं तो सोच रही थी ये मर गया होगा, लेकिन ये तो जिंदा है। अरे मेरी पत्नी कहाँ है? तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। जब तुम नहीं आए तो वो न जाने कहाँ चली गई। क्या बात कर रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे क्या पता, मैंने तो उसका अपनी बेटी की तरह ख्याल रखा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। अरे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे अपनी पत्नी को तलाशना होगा। मेरी बात सुनो, तुम्हारी पत्नी का ख्याल मैंने अपनी बेटी की तरह रखा। उसके खाने पीने कपड़ों का खर्चा कौन देगा? मेरे पास धन नहीं है। तो क्या हुआ, राज्य में युद्ध के बादल छाए हुए हैं। इस समय सभी लोहार अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं। राजा विक्रम का आदेश है कि लोहार जितनी अधिक तलवारें और लोहे के दिए बना सकते हैं वो बनाएं। दीपावली नजदीक है, इसलिए लोहे के सुंदर दिए महल में जलाए जाएंगे। तुम लोहे के दिए बनाओ, मैं महल में जाकर उन्हें बेचूंगी और उसी धन से मैं अपना खर्च वसूल लूंगी। अर्जुन खामोश हो गया। उसके पास और कोई चारा नहीं था। हर दिन वो चुपचाप लोहे के दिए बनाने में व्यस्त हो गया। अर्जुन को दिन रात अपनी पत्नी की याद सताने लगी, इसलिए जब भी वो कोई लोहे का दिया बनाता उसमें अपनी पत्नी राधा का नाम लिख देता। बूढ़ी औरत उन दियों को महल में बेच आती और अच्छी कीमत वसूल कर ले आती। एक दिन राधा उदास बैठी थी, तभी एक दूसरी दासी वहां आई। तुम ऐसे उदास मत हो, दीपावली नजदीक है। देखो ये दिया कितना सुंदर है। राधा ने जैसे ही उस दिए में अपना नाम लिखा हुआ देखा, वो फूट फूट कर रोने लगी। इत्तेफाक से वहां पर राजकुमार आ गया। क्या बात है?
तुम रो क्यों रही हो? नहीं 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 नहीं, कुछ तो हुआ है। मैंने आज तक अपने किसी दासी को इतना रोते हुए तो नहीं देखा। मैंने देखा है, जैसे ही तुमने दिए को देखा तुम फूट फूट कर रोने लगी। बताओ क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं। तभी अचानक सेनापति आया। राजकुमार, राजकुमार, युद्ध में हमारी सेना की जीत हुई, हम विजयी हुए राजकुमार। इतना कहकर सेनापति वहां से चला गया, लेकिन राजकुमार का ध्यान राधा पर ही अटका रहा। देखो, मैं संसार देख चुका हूं। जब से तुम मेरे कक्ष की सफाई कर रही हो, मैंने देखा है कि तुम्हारे चेहरे पर हमेशा एक विचित्र सी उदासी रहती है, परंतु मैंने कभी तुम्हें रोते हुए नहीं देखा। अब चलो सच सच बताओ, आखिरकार तुम रो क्यों रही हो? राधा फूट फूट कर रोने लगी और राजकुमार को सारी घटना बताने लगी। मुझे लगा था कि मेरे पति अब इस संसार में नहीं रहे। सराय की बूढ़ी औरत ने मुझे एक व्यापारी के हाथों बेच दिया और वो व्यापारी मुझे यहाँ ले आया। मैंने इसे नियति मानकर स्वीकार कर लिया, लेकिन ये दिया देख रहे हो, इस पर मेरा नाम लिखा है और इस तरह का नाम केवल मेरे पति अर्जुन ही लिखा करते थे। तभी दासी ने दूसरा दिया उठाया। हाँ, ये देखो, इस दूसरे दिए पर भी तुम्हारा ही नाम लिखा है। मुझे लगता है कि जितने भी लोहे के दिए हमारे महल में आए हैं, सब पर तुम्हारा ही नाम लिखा है। ये सुनकर राजकुमार चौंक गया। ठीक है, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रुको। इतना कहकर उसने एक सैनिक को आदेश दिया। सैनिक, जाओ उस बूढ़ी औरत को और जिसने ये दिए बनाए हैं उस लोहार को यहाँ लेकर आओ। जाओ। कुछ ही देर में सैनिक बूढ़ी औरत और अर्जुन को राजमहल ले आया। राधा ने जैसे ही अर्जुन को देखा, दौड़कर उसके पास गई और फूट फूट कर रोने लगी। अर्जुन भी रोने लगा। राधा, राधा, मुझे लगा था कि अब मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। बूढ़ी औरत इधर उधर नजरें चुराने लगी। तभी राजा विक्रम वहां आया। राजकुमार ने राजा विक्रम को सारी घटना बताई। राजा विक्रम तुरंत एक सैनिक से बोला। हम उस व्यापारी को जानते हैं, वो हमारे राज्य में ही एक बड़ी हवेली में रहता है। जाओ सैनिकों, जाओ उसे घसीट कर यहाँ लेकर आओ। जाओ। सैनिक तुरंत व्यापारी कुएं लेकर आया। सच सच बता व्यापारी, अब तक तुम जितनी भी स्त्रियां यहाँ पर लाए हो, उन्हें ये कहकर लाए हो कि वो तुम्हारे गांव की हैं। अब तेरी सच्चाई खुल गई है, सच सच बता। व्यापारी कांप गया। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैंने झूठ बोला था। दरअसल ये बूढ़ी औरत अपनी सराय में आने वाली स्त्रियों को मुझे बेच देती थी और मैं उन्हें आपको बेच देता था। महाराज माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। राजा विक्रम बुरी तरह से क्रोधित हो गया। उसने बूढ़ी औरत से कहा। ओए बूढ़ी, क्या वास्तव में तेरा कोई पुत्र था? नहीं, ये सब मेरी योजना होती थी। मैं हमेशा अपनी सराय में ठहरने वाले यात्रियों से झूठ बोलकर उन्हें कनिष्क के जंगल भेज देती थी और उनकी पत्नियों को व्यापारी के हाथों बेच देती थी। ये सुनकर राजकुमार ने तुरंत तलवार निकाली और एक वार बूढ़ी औरत पर तथा दूसरा वार व्यापारी की गर्दन पर किया। दोनों वहीं ढेर होकर गिर पड़े। राजा विक्रम ने हाथ जोड़कर अर्जुन और राधा से क्षमा मांगी और एक सैनिक को आदेश दिया। हाँ, सैनिकों, हमारे महल में जितनी भी दासियां हैं, उन सब से उनके परिवार के बारे में पूछो और उन सब के परिवार वालों को यहाँ बुलाकर हम उनसे क्षमा मांगेंगे। जाओ, लेकर आओ। राजा विक्रम और अर्जुन ने ढेर सारा धन देकर राधा और अर्जुन को महल से विदा किया।
अर्जुन और राधा ने इस राज्य में एक सुंदर घर बनवाया। अब उनके जीवन में फिर से खुशियां लौट आईं।